आज हम चाणक्य नीति की 7 महत्वपूर्ण रणनीतियों पर बात करेंगे, जिनसे आप अपने शत्रुओं को बिना लड़े परास्त कर सकते हैं और उन्हें उनकी हकीकत दिखा सकते हैं। ये रणनीतियां इतनी प्रभावी हैं कि आपका शत्रु खुद आकर माफी मांग सकता है। इससे पहले कि आप इन नीतियों पर अमल करें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहली रणनीति जो चाणक्य ने सुझा है वो है शत्रु को भ्रम में रखना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप शत्रु को उसकी योजनाओं और उद्देश्यों के बारे में भ्रमित कर देते हैं तो उसे हराना आसान हो जाता है। शत्रु को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं या आपकी अगली चाल क्या होगी। इस भ्रम के कारण शत्रु गलत फैसले ले सकता है और आप उसे मात दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप युद्ध में अपनी सेना को कमजोर दिखाते हैं तो शत्रु उस पर हमला करेगा और तब आप अपनी असली ताकत से उसे हरा सकते हैं। दूसरी रणनीति है शत्रु की कमजोरियों का लाभ उठाना। हर शत्रु में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। चाणक्य कहते हैं कि हमें शत्रु की कमजोरियों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये कमजोरी शारीरिक, मानसिक या परिस्थितियों से जुड़ी हो सकती है। अगर शत्रु गुस्सैल है तो आप उसे गुस्सा दिलाकर उसकी सोचने ने समझने की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। इसी तरह अगर शत्रु आर्थिक रूप से परेशान है तो उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। तीसरी रणनीति है शत्रु के मन में भय पैदा करना। चाणक्य के अनुसार भय एक ऐसा हथियार है जो सबसे शक्तिशाली शत्रु को भी कमजोर कर सकता है। अगर आप शत्रु के मन में डर पैदा कर देते हैं तो वो आपसे लड़ने से पहले कई बार सोचेगा। इस रणनीति से शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और बिना लड़े ही हार सकता है। चौथी रणनीति है शत्रु को आपस में लड़ाना। चाणक्य का मानना था कि अगर आप अपने शत्रुओं को आपस में ही लड़ाने में सफल हो जाते हैं तो वे खुद ही कमजोर हो जाएंगे। ये रणनीति खासकर तब काम आती है जब शत्रु की संख्या अधिक हो या वे गठबंधन में हो। आप उनके बीच फूट डालकर उन्हें आपस में ही उलझा सकते हैं, जिससे उनकी ताकत बिखर जाएगी और आप आसानी से जीत सकते हैं। पांचवी रणनीति है समय का सही उपयोग करना। चाणक्य का मानना था कि सही समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। अगर आप जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो शत्रु के जाल में फंस सकते हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक सही समय का इंतजार करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर शत्रु संकट में है तो यही सही समय है उस पर हमला करने का। छठी रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है शत्रु की जासूसी करना। चाणक्य हमेशा अपने शिष्यों को सिखाते थे कि शत्रु के हर कदम की जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। बिना जानकारी के आप शत्रु की ताकत, कमजोरी और योजना को समझ नहीं सकते। जासूसी के माध्यम से आप शत्रु की हर चाल का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और उसके खिलाफ तैयारी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपको पहले से पता चल जाए कि शत्रु कब और कैसे हमला करेगा तो आप उस हमले का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए तैयार रह सकते हैं। इस तरह जासूसी की सहायता से आप शत्रु के हर कदम को विफल कर सकते हैं और जीत प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं और अंतिम रणनीति जो चाणक्य ने बताई है वो है शत्रु के साथ संधि करना, लेकिन ये तभी करना चाहिए जब ये आपके लाभ में हो। चाणक्य कहते हैं कि हर लड़ाई का समाधान केवल संघर्ष में नहीं होता, कभी कभी समझौता भी आवश्यक होता है, परंतु ये समझौता तभी करना चाहिए जब इससे आपको फायदा हो। उदाहरण के लिए यदि आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली है और सीधे संघर्ष करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो उस समय संधि करना बेहतर होता है। इस संधि का उद्देश्य केवल समय प्राप्त करना और अपनी ताकत को बढ़ाना होना चाहिए ताकि भविष्य में आप उस शत्रु को पूरी तरह हरा सके। इस तरह संधि की नीति से आप बिना किसी प्रत्यक्ष नुकसान के शत्रु से निपट सकते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने राज्य किसी से साझा नहीं करने चाहिए क्योंकि यह कूटनीति शत्रु को मात देने का एक प्रभावी साधन हो सकता। चाणक्य का मानना था कि शत्रु से निपटने के लिए पहले उसकी ताकत और कमजोरी का पता लगाना जरूरी है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि यदि कोई आपका अपमान करता है तो गुस्सा करने के बजाय शांत रहना चाहिए। शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शत्रु को सबसे बड़ी सजा यह है कि आप उसके सामने खुश रहे। विरोधी आपको तकलीफ में देखना चाहता है, लेकिन यदि आप हर परिस्थिति में खुश रहते हैं तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसके अलावा चाणक्य मानते थे कि व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीधा नहीं होना चाहिए क्योंकि सीधे और भोले लोग अक्सर दूसरों के जाल में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ बच जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बुरा बन जाना चाहिए, बल्कि हमें चतुराई और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। आज के समय में बहुत अधिक सीधा बनने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है तो आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं।
और हाँ दोस्तों, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोगों को ना कहना सीखें, और अगर कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश करे तो साफ मना कर दें। विरोध करने की क्षमता भी विकसित करनी चाहिए, ताकि कोई आपका अपमान करे तो आप उसका उचित जवाब दे सके। चाणक्य नीति के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो उसका खुलकर विरोध करना चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। यदि आप चुप रहेंगे तो लोग इसे आपकी कमजोरी समझेंगे और आपका अपमान करना जारी रखेंगे। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए व्यक्ति को सिर्फ सीधा और भोला नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे चतुराई और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आचार्य चाणक्य है। जब उन्हें पता चला कि सिकंदर भारत पर हमला करने वाला है तो उन्होंने मगध के राजा घनानंद से मुलाकात की, लेकिन घनानंद जो नशे और ऐशो आराम में डूबा हुआ था ने चाणक्य का मजाक उड़ाया और उन्हें महल से अपमानित करके बाहर फेंक दिया। इस अपमान के बाद चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक घनानंद और उसके वंश का अंत नहीं कर देते तब तक अपनी शिखा नहीं बांध। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया और अपनी कूटनीतियों से घनानंद को सत्ता से हटा दिया। इस घटना से ये सीख मिलती है कि हर समस्या को सीधे तरीके से हल नहीं किया जा सकता। कभी कभी चतुराई और धैर्य भी जरूरी होता है। व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। घनानंद राजा के परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वो अयोग्य शासक निकला। दूसरी ओर चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन अपने परिश्रम और चाणक्य के मार्गदर्शन से वो महान सम्राट बना। इससे यह स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की सफलता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से तय होती है। चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना था कि सही शिक्षा व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है, लेकिन शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि ऐसा ज्ञान अर्जित करना है जो जीवन की कठिनाइयों से निपटने की ताकत दे। आजकल लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं। चाणक्य की नीति के अनुसार शिक्षा का सही उद्देश्य मन, आत्मसंयम और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करना होना चाहिए। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थियों को न केवल विद्या बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और व्यावहारिक ज्ञान भी सिखाया जाता था। इस शिक्षा प्रणाली से व्यक्ति हर तरह से योग्य बनता था। हालांकि आज गुरुकुल जैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमें अपनी ओर से ज्ञान अर्जित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करता है। चाणक्य की एक और प्रसिद्ध नीति है कि धन, ज्ञान और शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप धनवान हैं लेकिन बुद्धिहीन हैं तो आपका धन अधिक समय तक नहीं टिकेगा। अगर आप बुद्धिमान हैं लेकिन आपके पास धन नहीं है तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, और अगर आपके पास ना तो बुद्धि है और ना ही धन तो समाज में आपका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए इन तीनों चीजों को संतुलित रूप से विकसित करना चाहिए। इसके अलावा चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कई बार लोग अपनी राह से भटक जाते हैं और छोटे मोटे विवादों में उलझ कर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर आपका ध्यान अपने बड़े लक्ष्य पर है तो आपको इन छोटी छोटी परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। चाणक्य नीति हमें जीवन की हर परिस्थिति में समझदारी और रणनीति के साथ आगे बढ़ने की सीख देती है। अगर आप इन नीतियों को अपनाते हैं तो आप न केवल अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शत्रु को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से कहा है कि शत्रु की गतिविधियों पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने विरोधी के हर एक कदम, उसकी सोच और उसकी योजनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम खुद को कमजोर बना सकते हैं और अप्रत्याशित खतरे में डाल सकते हैं। शत्रु कभी भी खुलकर वार नहीं करता, वो हमेशा अपनी रणनीति गुप्त रखता है। यदि हम उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे तो हम जान सकते हैं कि वो क्या करने वाला है, चाहे वो किसी षड्यंत्र में हो, कोई योजना बना रहा हो या चुप रहकर सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा हो। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। और लोग ये सोचकर अपने शत्रु को नजरअंदाज कर देते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी कई बार सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। पानी शांत दिखता है, लेकिन जब उसमें तूफान आता है तो वो सब कुछ बहा ले जाता है। इसी तरह कोई भी शत्रु अपनी असली ताकत को छिपाकर रख सकता है, और जब सही समय आता है तो वह प्रहार करता है। अगर हम अपने शत्रु को हल्के में लेंगे तो हम उसकी चालों को समझने में असफल हो सकते हैं। शत्रु कभी भी सीधा हमला नहीं करता, बल्कि वो हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करता है। वो हमारी कमजोरियों को ढूंढता है और वही वार करता है। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना चाहिए और शत्रु की गतिविधियों पर हमेशा नजर बनाए रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना था
कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की हरकतों को नजरअंदाज करता है वो खुद को हार के करीब ले जाता है, चाहे शत्रु कितना भी छोटा क्यों ना हो। हमें उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। हमें अपनी योजना बनानी चाहिए, अपनी ताकत को समझना चाहिए और शत्रु की हर चाल पर पैनी नजर रखनी चाहिए। शत्रु की गतिविधियों को समझने से हमें यह फायदा होता है कि हम उसकी रणनीति का पहले से अनुमान लगा सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर हम शत्रु की कमजोरियों को पहचान ले तो हम उसे आसानी से मात दे सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे हल्के में लेंगे तो हम उसकी चालों का शिकार बन सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपनी शक्ति को सही ढंग से उपयोग करना चाहिए और शत्रु की गतिविधियों को बारीकी से समझना चाहिए। यही चाणक्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वह किस दिशा में मजबूत है और कहां कमजोर है। अगर शत्रु किसी चीज में अच्छा है तो वो उस पर अधिक ध्यान दे सकता है और अगर वो कहीं कमजोर है तो वह उस पर काम करने की कोशिश कर सकता है। इस जानकारी का इस्तेमाल कर हम अपनी योजनाओं को और मजबूत बना सकते हैं। शत्रु की गतिविधियों को देखने से हम ये जान सकते हैं कि वो मानसिक रूप से कहां खड़ा है। यदि शत्रु तनाव में है या उसे कोई समस्या आ रही है तो ये उसकी गतिविधियों से दिखाई देगा। इस स्थिति में हम उसे और भी दबाव में डाल सकते हैं। जब शत्रु का मनोबल कमजोर हो तब हम उस पर हमला करने का सही समय चुन सकते हैं। शत्रु की गतिविधियां हमें यह बताती है कि वह कितना मजबूत है और उसके पास क्या संसाधन है। उदाहरण के लिए अगर शत्रु लगातार नए सहयोगी बना रहा है या अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऐसे संकेतों से हमें उसकी ताकत का सही मूल्यांकन करने में मदद मिलती है और हम उसे सही तरीके से चुनौती दे सकते हैं। अगर हम अपने शत्रु की गतिविधियों पर लगातार नजर रखते हैं तो हम हमेशा एक कदम आगे रह सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शत्रु क्या करने वाला है इसकी हमें पहले से जानकारी हो जाती है और हम अपनी रणनीति को उसी के अनुसार बदल सकते हैं। यह हमें समय पर निर्णय लेने की ताकत देता है और हम शत्रु से पहले कोई कदम उठा सकते हैं। शत्रु की गतिविधियों पर ध्यान रखना हमें सजग और सतर्क बनाता है। जब हम शत्रु की चालों पर नजर रखते हैं तो हम खुद को हमेशा तैयार। ये हमें आत्मविश्वास देता है कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। सजग रहने से हम किसी भी खतरे से पहले निपट सकते हैं। कभी कभी शत्रु की गतिविधियां हमें प्रतिक्रिया देने का संकेत देती है। उदाहरण के लिए यदि शत्रु किसी क्षेत्र में ध्यान दे रहा है तो उसका मतलब यह हो सकता है कि वो वहां हमला करने की योजना बना रहा है। ऐसे में हमें तुरंत प्रतिक्रिया करनी चाहिए और उसकी योजना को विफल करने के लिए अपने रणनीति पर काम करना चाहिए। जब हम शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखते हैं तो हम अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार रहते हैं। शत्रु के हर कदम को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो हम पर कब और किस रूप में हमला कर सकता है। इस जानकारी से हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रह सकते हैं। शत्रु की गतिविधियों पर ध्यान रखने से हमें अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ बेहतर संवाद करने का मौका मिलता है। यदि हम शत्रु के बारे में जानकारी रखते हैं तो हम अपनी टीम को भी तैयार कर सकते हैं और साथ मिलकर शत्रु को हराने के लिए योजना बना सकते हैं। शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें शत्रु की योजनाओं, उसकी ताकत, उसकी गलतियों और उसके मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी देता है। जब हम ये जानकारी सही तरीके से इकट्ठा करते हैं तो हम शत्रु के खिलाफ एक मजबूत रणनीति बना सकते हैं और उसे हराने में सफलता पा सकते हैं। शत्रु की गतिविधियों पर ध्यान देने से हमें हमेशा एक कदम आगे रहने का मौका मिलता है और हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि युद्ध से पहले शत्रु की मानसिकता को समझना बेहद जरूरी है। आइए इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। युद्ध से पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि शत्रु के मन में क्या इच्छाएं हैं और उसे किस बात का डर है। जैसे क्या वह अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है, क्या उसे किसी नुकसान का डर है। यदि हम शत्रु की इच्छाओं और डर को समझते हैं तो हम ये जान सकते हैं कि वो क्या कदम उठा सकता है। उदाहरण के लिए अगर शत्रु को यह डर है कि उसे हार का सामना करना पड़ेगा तो वो पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। ऐसे में हमें अपनी रणनीति बदलने की जरूरत हो सकती है। शत्रु के आत्मविश्वास को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर शत्रु का आत्मविश्वास ऊंचा है तो वो युद्ध में बिना डर के लड़ेगा। इसके विपरीत अगर शत्रु का आत्मविश्वास कमजोर है तो वो डर और चिंता के कारण कमजोर हो सकता है। अगर हमें शत्रु के आत्मविश्वास का पता चल जाता है तो हम अपनी योजना को इस आधार पर बदल सकते हैं और उसे डर पैदा करने वाले तरीके अपना सकते हैं। कभी कभी शत्रु मानसिक दबाव में होता है। ये दबाव उसके आंतरिक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट्स या उसके पास मौजूद सीमित संसाधनों से उत्पन्न हो सकता है। अगर शत्रु पर मानसिक दबाव है तो वो शायद सही निर्णय नहीं ले पाएगा और ये हमारी जीत की संभावना को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें शत्रु के मानसिक दबाव को पहचानना चाहिए
ताकि हम इसका फायदा उठा सके। शत्रु के अतीत के अनुभवों को समझने से हमें यह अंदाजा हो सकता है कि वो कैसे सोचता है और किस प्रकार के युद्धों में उसने पहले भाग लिया है। अगर शत्रु ने पहले कई बार हार का सामना किया है तो वो डर और निराशा में हो सकता है। वहीं अगर शत्रु ने पहले कई बार जीत हासिल की है तो वो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो सकता है। इसलिए शत्रु के अतीत को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी शत्रु की मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव आ सकता है। जैसे अगर शत्रु अचानक शांत हो जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कुछ बड़ी योजना बना रहा है। इसी तरह अगर शत्रु बहुत ज्यादा उत्तेजित हो तो वो गुस्से में गलत फैसले ले सकता है। इस बदलाव को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव कर सके। कभी कभी शत्रु की मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव आ सकता है। जैसे अगर शत्रु अचानक शांत हो जाए तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो कुछ बड़ी योजना बना रहा है। इसी तरह अगर शत्रु बहुत ज्यादा उत्तेजित हो तो वह गुस्से में गलत फैसले ले सकता है। इस बदलाव को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम समय रहते अपनी रणनीति में बदलाव कर सके। शत्रु के मानसिकता को समझने का एक और तरीका है उसकी चालों का अनुमान लगाना। जैसे क्या वह हमसे संवाद कर रहा है, क्या वो हमें भटका रहा है, क्या वो कुछ दिखावटी कदम उठा रहा है। इन सवालों का उत्तर जानकर हम शत्रु की मानसिकता को समझ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि वो क्या करने वाला है। शत्रु के इरादे समझने के लिए हमें उसकी गतिविधियों और संवाद पर ध्यान देना चाहिए। शत्रु के इरादे ये दर्शाते हैं कि वो किस दिशा में जा रहा है और उसकी मुख्य प्राथमिकताएं क्या है। अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि शत्रु का इरादा क्या है तो हम उस पर सही तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कभी कभी शत्रु अपने विचारों को बहुत गहरे स्तर पर छुपाता है, लेकिन हमें उसकी गतिविधियों, भाषाओं और इशारों से उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम शत्रु के विचारों का सही आकलन करते हैं तो हम जान सकते हैं कि वो हमारी ओर कैसे देखता है और वो क्या सोचने की कोशिश कर रहा है। इससे हमें अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलती है। अगर शत्रु मानसिक रूप से आक्रामक है तो उसकी आक्रमण की रणनीति को समझना जरूरी है। शत्रु का मनोबल जितना ऊंचा होगा उतना वो हमारी तरफ आक्रमण करने की योजना बनाएगा। इस स्थिति में हमें शत्रु के आक्रमण को लेकर तैयारी करनी चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम उसकी योजनाओं से कैसे बच सकते हैं। शत्रु की मानसिकता को समझने के बाद हमें सही समय का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि शत्रु कमजोर स्थिति में है या घबराया हुआ है तो हमें उसे तुरंत चुनौती देनी चाहिए। लेकिन यदि शत्रु की मानसिकता मजबूत है तो हमें उसकी ताकत को कमजोर करने का इंतजार करना चाहिए और सही समय पर हमला करना चाहिए। युद्ध से पहले शत्रु की मानसिकता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें शत्रु की रणनीतियों, ताकत और कमजोरियों के बारे में जानकारी देता है। जब हम शत्रु की मानसिक स्थिति को सही तरीके से समझते हैं तो हम अपनी रणनीति को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और उसे हराने में सफल हो सकते हैं। युद्ध में हमेशा मानसिक स्थिति की अहमियत होती है और इसे सही समझने से हम अपनी जीत की संभावना को बढ़ा सकते हैं। शत्रु का मनोबल तोड़ना का मतलब है अपने दुश्मन के आत्मविश्वास और हौसले को कमजोर करना ताकि वह आपको नुकसान ना पहुंचा सके और हार मान ले। यह रणनीति युद्ध, जीवन के संघर्ष या किसी भी कठिन परिस्थिति में इस्तेमाल की जाती है। जब हम अपने शत्रु का मनोबल तोड़ देते हैं तो वो मानसिक रूप से टूट जाता है और उसका मुकाबला करने की क्षमता कम हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने शत्रु के मनोबल को तोड़ने के कई तरीके बताए हैं जो जीवन में सफलता प्राप्त करने में मददगार साबित हो सकते हैं। शत्रु का मनोबल सबसे पहले उसके आत्मविश्वास को कमजोर करके तोड़ा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को बहुत ताकतवर समझता है और हम उसे बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि वह कमजोर है या उसकी ताकत का कोई विशेष महत्व नहीं है तो उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटने लगता है। इसके लिए शत्रु के सामने अपने विचार और कदम इस तरह से रखें कि वो खुद को हारने वाला महसूस करे। ये मानसिक दबाव शत्रु के मनोबल को कमजोर कर देता है। शत्रु का मनोबल तोड़ने के लिए यह भी जरूरी है कि आप उसे असमर्थ महसूस कराएं।